नमस्कार सर, एक बार फिर स्वागत करते हैं अपने YouTube चैनल पे। सर, नई ट्रेनों को लेके जनता में बड़ी गफलत रहती है। जनता तरह तरह की डिमांड करती रहती है, लेकिन उन्हें यह जानकारी नहीं होती कि किसी ट्रेन को चलाने में 0 से 10 तक कितनी संघर्ष रहता है या किस किस तरीके से गुजरना पड़ता है, तब जाके एक प्रपोजल फाइनल होता है और आखिरकार ट्रेन चल पाती है। तो सर, हमारे दर्शकों को सर ये बताइए कि एक ट्रेन चलाने की जो प्रोसेस है वो कैसे शुरू होती है और वो कैसे अंजाम तक पहुँचती है। ये बात सच है। मैं भी प्रारंभ में ऐसा ही सोचता था कि इंदौर से फला जगह के लिए ट्रेन चलना चाहिए, और रेलवे अधिकारियों का परंपरागत जवाब आता था कि ये संभव नहीं है। तो मुझे ऐसा लगता था कि बाकी जगह तो चालू हो जाती है, इंदौर से क्यों नहीं हो रही है। ऐसा हर स्थान के व्यक्ति को लगता है, वो इंदौर हो, रतलाम हो, उज्जैन हो। हर स्थान के अपने कार्यकर्ता को ऐसा लगता है कि मेरे यहाँ से गाड़ी चले। पर गाड़ी चलाने के कुछ मूल चीज़ें हैं जो रेलवे सामान्यतः देखता है। एक, जहाँ से गाड़ी प्रारंभ हो रही है वहाँ से उस गाड़ी को ट्रैफिक कितना मिलेगा। दूसरा, जिस मार्ग से गाड़ी चलना है उसमें सेक्शन में समय मिलेगा या नहीं, जिसे पाथ कहा जाता है, पाथ अवेलेबल है या नहीं। दूसरे जोन्स की स्थिति क्या है, और जहाँ गाड़ी समाप्त होनी है वहाँ गाड़ी लेने के लिए प्लेटफॉर्म उस समय उपलब्ध है या नहीं। ये सामान्यतः ब्रॉड चीज़ें हैं जो देखी जाती है। शुरुआत होती है मूलतः जहाँ से गाड़ी चलती है वहाँ ओरिजिनेटिंग ट्रैफिक कितना है, और इसके लिए रेलवे जो उपलब्ध है उस पर से गिनती करती है। अब इसमें एक पेच आता है। जैसे सालों पहले इंदौर से बम्बई के लिए यहाँ से कोई सीधी गाड़ी नहीं थी। यात्री लोगों के लिए फ्रंटियर में कुछ कोटा था, कुछ कोटा देहरादून में था, और उतने ही टिकट बेचे जाते थे। यदि ये सिद्धांत इंदौर पर लागू होता तो 25-50 टिकट बिकते हैं रोज़, उससे गाड़ी का जस्टिफिकेशन नहीं बनता। तो ये जस्टिफाई करने के लिए हमने इंदौर से चलने वाली बसेस, इंदौर से चलने वाले हवाई सुविधा, इनके आंकड़े इकट्ठे किए। उन आंकड़ों को हमारे प्रस्तावों के साथ जोड़ा, और उसके बाद हमने हमारे प्रस्ताव को ताकत दी। फिर अड़चन खड़ी हुई पाथ की। तो इंदौर से बम्बई की गाड़ी की जब मांग की गई थी मूलतः, तब उज्जैन नागदा सेक्शन डबल लाइन का नहीं था। इसके वजह से कई बार हमें इनकार कर दिया गया। 1977 में जब मधु दंडवते रेल मंत्री बने तो वो हमारे श्री दिनकर सोमन के वो बहुत निकट परिचित थे। उनके आग्रह पर वो इंदौर आए। उनके घर वो खाना खाने के लिए आए थे। उस समय हमने उनसे ये चीज़ें बताई तो उन्होंने कहा, नामजोशी साहब या सोमन साहब, आप जब तक उज्जैन नागदा का डबलिंग नहीं होगा तब तक ये संभव नहीं हो पाएगा। आप अभी इस चीज़ का आग्रह न करें। फिर धीरे धीरे उज्जैन नागदा का डबलिंग पूरा हुआ। हमने हमारी मांग फिर आगे बढ़ाई, यहाँ तक कि उच्च न्यायालय में श्री दिनकर सोमन ने याचिका भी प्रस्तुत की। वहाँ के याचिका के निराकृत होने के पहले एक याचिका लोकसभा समिति, याचिका समिति के सामने इंदौर के नागरिकों की ओर से पेश की गई, जिसमें मुख्यतः जैसे दिनकर सोमन, श्री विमल झांझरी, प्रीतमलाल जी दुआ और इंदौर के अनेक नागरिकों ने अपनी हस्ताक्षर कर वो याचिका लोकसभा के समक्ष तत्कालीन सांसद के मार्फत पेश की गई। याचिका समिति इंदौर आई। इंदौर में उन्होंने सुनवाई की। सुनवाई में रेलवे अधिकारी और हम लोग, हमारी तरफ से गवाह दिए गए, जिनका बयान रिकॉर्ड करने के बाद याचिका समिति ने संसद में अपनी रिपोर्ट पेश करी और इंदौर की आवश्यकता को स्वीकार किया। इतना सब होने के बाद भी ये गाड़ियाँ चलना संभव नहीं हो पा रहा था। अंततः माधवराव जी सिंधिया की वजह से इंदौर बम्बई अवंतिका एक्सप्रेस चल पाई, और इंदौर से मालवा एक्सप्रेस जो पहली दिल्ली के लिए गाड़ी प्रारंभ हुई 83 में, वो गाड़ी मूलतः भोपाल दिल्ली के लिए स्वीकृत हुई थी सांची एक्सप्रेस के नाम से। और उसको प्रारंभ करने के लिए डिब्बे भोपाल पहुंच चुके थे।
तब इंदौर का एक प्रतिनिधि मंडल भोपाल में तत्कालीन रेलवे मंत्री आए थे, उनसे मिलने गया और उनसे आग्रह किया गया कि इंदौर से गाड़ी चलाने के, और फिर उन्होंने इंदौर से दिल्ली गाड़ी चलाने के लिए उस गाड़ी को इंदौर तक बढ़ाने का निर्णय लिया। पर कई जद्दोजहद के बाद भी वो गाड़ी नहीं चल पा रही थी। अंततः जब अटल जी इंदौर आए थे नर्मदा के उद्घाटन के लिए, तब उनके सामने जब ये विषय आया तब उन्होंने कहा था कि यदि गाड़ी इंदौर से चालू नहीं होती तो मैं यहाँ अनशन पर बैठ जाऊँगा। और उसके बाद 23 जनवरी 1983 को मालवा एक्सप्रेस प्रारंभ हुई, जिसमें आधे कोचेस इंदौर से जाते थे और आधे भोपाल से लगते थे। तो ये पूरी प्रक्रिया इतनी आसान नहीं होती जितने समझते हैं हम। मेरी भी मूलतः यही भावना रहती थी कि ये सब आसानी से हो सकता है। बाद में ऐसे कई किस्से हुए जिसमें ये समझ में आ गया कि ये प्रक्रिया आसान नहीं है। परंतु एक महत्वपूर्ण चीज़ है कि आपका प्रस्ताव रेलवे के पास जाना चाहिए अधिकृत रूप से, और किसी सांसद के पास से जाता है तो उस पर वजन इसलिए पड़ता है कि सांसद को उत्तर देना लाजमी रहता है रेलवे को, और उत्तर देने के पहले कम से कम उस विषय पर संबंधित विभाग अपनी कार्रवाई करके अपनी टिप्पणी लगाता है और फिर मंत्री जी की ओर से उसका, या अधिकारी की ओर से, उच्च अधिकारी की ओर से उसका जवाब दिया जाता है। तो एक बेस तैयार होती है रेलवे में, और इसके बाद फिर जब चर्चा के लिए सांसद या अधिकारी के सामने बैठा जाता है तब ये मूल बेस काम आता है, और जिस पर बहस करके अलग अलग सुझाव दिए जा सकते हैं। तो ये चिट्ठी लिखना भी उतना ही महत्वपूर्ण है, और उस विषय का अध्ययन करके आंकड़े जुटाना भी उतना ही महत्वपूर्ण है। ये प्रारंभिक प्रक्रिया है, इसमें बहुत सारे ऑफशूट्स हैं जो धीरे धीरे काम करने वालों को समझ में आ जाते हैं। सर, ये काफ़ी महत्वपूर्ण जानकारी आपने दी सर, उसके लिए धन्यवाद सर। हम आगे भी आपसे मार्गदर्शन लेते रहेंगे। थैंक यू।